नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बात होने वाली है इजराइल और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध चल रहा है। आपने देखा कल शाम को जो हिजबुल्लाह यानी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक डाटा जारी किया गया था जिसमें कुछ मौतों का जिक्र था। 1000 से ज़्यादा लोग उसमें इंजर्ड थे, घायल थे। लेकिन इन सब के बीच में दरअसल इस वक्त आप लेबनान में जाएंगे तो वहाँ से लोग पलायन करने की स्थिति में, यानी हाईवेज भरे पड़े हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए इस वक्त मारामारी वहाँ पर मची हुई है और हालात ऐसे हैं कि इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान इस वक्त, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर का हिस्सा हो, दहला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इन सब की शुरुआत अगर आप देखिए 7 अक्टूबर से तो युद्ध शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर 2022 से। लेकिन आप देखिए ये जो पूरा मामला है अभी ज्यादा कब बिगड़ा है, 17 सितंबर 2024 की वो तारीख जब पेजर ब्लास्ट किए गए, जिसकी की उम्मीद नहीं की गई थी, जिसके बाद कई लोगों की जान गई। उसके अगले दिन जो है वॉकी टॉकी पे मिसाइल का हमला कर दिया गया जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। इसी के बाद 20 सितंबर को तो लगातार जो हमले का दौर है वो जारी रहा। इस बीच अब नेतन्याहू ने ये क्लियर कर दिया है कि हम तो युद्ध ऐसे ही लड़ेंगे, आप देखिए कि कैसे क्या करना है। लेकिन उनका ये क्लियर है, अगर आप हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। नेतन्याहू ने ये क्लियर कर दिया। रोहन भी हमारे साथ हैं। कल से लेकर आज की स्थिति और आने वाले हालात क्या हो सकते हैं, इसको जरा बताइए रोहन। कल से लगातार धमकियों का दौर जारी है, ईरान की एंट्री है और इस सब के अलावा अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल संजय, सबसे अहम बात पहले तो इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल ने पेजर ब्लास्ट जो हुआ लेबनान में, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सबसे अहम बात, इसका इंडिया पर कितना असर पड़ेगा, अमेरिका का रोल यहाँ कितना अहम हो जाता है। प्लस रूस को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि रूस का भी इसमें बहुत अहम रोल है इस जंग को भड़काने में। इसमें ईरान ने भी कुछ कहा है। हाँ, ईरान ने भी कहा है। ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, नुकसान कितना हिजबुल्लाह का हुआ है। करीब 1600 ठिकाने आई थिंक नष्ट कर दिया है इजराइल ने और 500 से ज्यादा उसके लड़ाके मारे गए, है ना। महिलाएं, बच्चे भी। अपार्टमेंट तक को निशाना बनाया जा रहा है और कहा गया कि आप अपार्टमेंट में अगर आतंकवादी छुपे हैं तो हम वहां भी मारेंगे, इसलिए अपार्टमेंट से लोगों को निकलने की सलाह दी जा रही है। 3rd नंबर का जो लीडर था ऐसे ही मारा गया। बिल्कुल। हाल बीते ही दिनों तो 2-3 कमांडरों को ईरान ने ठिकाने लगाए। और दूसरी बात, सिर्फ मतलब जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर भी सुरंगों को भी नष्ट कर दिया। बिल्कुल, वो तो शुरुआत हाँ, से। सबसे अहम बात यह है। लेकिन इस बीच ईरान का रिएक्शन आया। ईरान के प्रधानमंत्री जो है मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल पीछे हटता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। और ईरान पहले भी मसूद पेजेश्कियान जो है वो खामेनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनसे वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि जंग जरूरी नहीं है कि हम जंग की ओर बढ़ें, हमें पीछे हट जाना चाहिए, शांति की ओर बढ़ना चाहिए। जी, शांति की तरफ ईरान क्यों बढ़ना चाहता है? ईरान के तो इन्हीं के हैं। ईरान के पीएम बढ़ना चाहते हैं, सुप्रीम लीडर नहीं। तो ईरान की तरफ से ईरान का ही स्टेटमेंट माना जाएगा। सवाल ये है कि भाई हमास को आपने पाल रखा है, लेबनान को, हिजबुल्लाह को पाल रखा है, हूती को पाल रखा है, तो क्या ये माना जाए कि जो ईरान की इमेजिनेशन थी कि इजराइल को 3 तरफ से घेर के कमजोर किया जा सकता है, उसमें इजराइल के भारी पड़ गया? इजराइल भारी पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफेंस के मामले में आप देख लें तो ईरान काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सैनिकों के मामले में देख लें, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के मामले में देख लें, हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में इजराइल आगे है, लेकिन सैनिकों के मामले में काफी ज्यादा ईरान आगे है। 6 लाख एक्टिव सैनिक नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए इन सब के बीच ईरान ये भी तो कह रहा है कि जो इजराइल कर रहा है वो पागलपन है। उसने ये बात भी कही है, तो ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। और देखिए, खास करके अगर आप लेबनान की बात करें तो आखिरकार लेबनान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो काफी घटनाएं लेबनान में ही हो रही है, खास करके साउथ लेबनान में। क्यों साउथ लेबनान में हो रही है? सबसे पहले पेजर ब्लास्ट अभी जो हुआ, उसके बाद जो शुरुआत हुई थी उसके बाद उसी से हुई है फिलहाल अटैक किया। सबसे पहली बात ये बता दूं कि जीसस के शहर, जीसस के होम टाउन नाजरेत में हिजबुल्लाह ने अटैक किया था बीते 2 दिनों पहले। तो नाजरेत में अटैक किया था और सबसे खास बात ये कि इजराइल की तरफ से कहा भी गया था कि नाजरेत जो है, नाजरेत को डेमोग्राफी के तौर पर आप देखें तो 70% मुस्लिम आबादी है वहां पर और 30% ईसाई है। जुडाइज्म के लोग तो बहुत कम है। तो इजराइल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश की थी कि देख लीजिए, हिजबुल्लाह जिस तरह से अटैक कर रहा है, लेबनान की तरफ से जिस तरह हमले हो रहे हैं, तो वो न सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसने पहले ही अंदेशा दे दिया है। और हमने कहीं ये पढ़ा था कि ये साफ शब्दों में इजराइल ने कहा है कि भाई ईसा के शहर पर ये अटैक किया गया और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात, नाजरेत के बारे में आपको बता दूं कि जीसस का होम टाउन उसे भले ही कहा जाता है, लेकिन जीसस का जन्म वहां नहीं हुआ था। जन्म हुआ तो बैथलेहम में। बैथलेहम फिलिस्तीन में आता है, फिलिस्तीन में आता है। लेकिन नाजरेत में माना जाता है कि मतलब हमास जहाँ पर है,
तो लेकिन नाजरेत को माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने वहाँ पर काफी चमत्कार किए थे, तो इसलिए नाजरेत की मतलब काफी अहमियत है। तो वहाँ पर इजराइल ने इसका जिक्र भी किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया भी। अब लेकिन अच्छा देखिए, आप इन सब के बीच अगर लेबनान की बात करें संजय, तो लेबनान में हालात बहुत खराब है, क्योंकि आप इस युद्ध को अगर देखें तो शुरुआत से महिलाओं और बच्चों को कोशिश ये किया जा रहा था कि आप इससे दूर रख सके, कोशिश कवायदी थी। लेकिन लेबनान की अगर आप बात करें सिर्फ पर्टिकुलरली जब से ये शुरू हुआ है, ये पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट, महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं इससे भी गुस्सा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब आप देखिए कि ये जो एक मुहाना था, इजराइल तो था ही, आप देख लीजिए कि धीरे धीरे ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, कई मोर्चे जो हैं एक साथ खड़े हो गए। और इजराइल के लिए मुश्किल वाली बात है। इजराइल के लिए मुश्किल वाली बात तो यहाँ है ही, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया महिलाएं और बच्चों को लेकर, तो नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उन्होंने पहले ही मतलब अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि हमारा टारगेट लेबनान नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ हिजबुल्लाह है। और आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स जो है उसकी तरफ से लेबनान के तमाम नागरिकों से अपील भी की गई थी कि हम अटैक करने वाले हैं, आप सुरक्षित जगह चले जाइए। तो ऐसा नहीं है, इजराइल पहले से एक ग्लोबल मैसेज देने की हमेशा से कोशिश रहती है उसकी, कि उसका हमला उसके दुश्मनों के खिलाफ है। नहीं, अभी चुनौती इस बात को लेकर है कि कई जगहों पर नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, क्योंकि जो दक्षिणी जो लेबनान से सटा हिस्सा है, वहां से एक बड़ी संख्या जो पलायन की है वो अंदर आई है। और कारण है कि जब हमास से युद्ध चल रहा था उस दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से भी कुछ ना कुछ अटैक किया जा रहा था, तो सेफ नहीं थे। अब चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी चीज नेतन्याहू के सामने है कि उनको फिर से वहां पर बसाया जा सके। और इसके लिए हिजबुल्लाह को या तो डिस्ट्रॉय करना होगा या तो पीछे धकेलना होगा, और उस पूरे प्रोसेस में इस वक्त लगा हुआ है। बिल्कुल। और ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चला रहे हैं जो इजराइल की आप बात करें, इस ऑपरेशन से क्या होगा। और देखिए कहा यह जा रहा है कि कम से कम 1600 ठिकाने हैं जिस पर पिछले दिनों में पूरा जो है हमला हुआ है। आप इन सब हमलों से समझ सकते हैं कि इजराइल किस हद तक, आप देखिए शुरुआत से इस युद्ध के वो अकेले डटा हुआ है, और उसे ये समझ में आ गया है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को खत्म करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो क्या है? ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो इजराइल जाहिर तौर पर मुसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से अटैक करने वाला है इजराइल पर। और 3DR मिसाइल इतनी खतरनाक होती है कि अगर इजराइल पर उससे हमला कर दे, 200 किलोमीटर उसका रेंज होता है, तो काफी कुछ तबाह हो जाता है इजराइल में। इसलिए मुसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये नॉर्दर्न एरो इस मिशन की शुरुआत की, और अभी हम देख लें उसका अंजाम क्या है। लेकिन जैसा कि संजय आपने जिक्र किया कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए, इसका जिक्र करना यहाँ अहम हो जाता है। सबकी नजरें, सब मतलब अंदर की बात जो है यहाँ सामने नहीं आ रही है। अब यहाँ पर रूस की जो भूमिका है ये अहम हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि रूस एक इंटरनेशनल वॉरफेयर चला रहा है। उसकी कोशिश ये है कि नेतन्याहू को उन्हीं के देश में घेर कर और उनकी सरकार का तख्ता पलट कराया जाए। अच्छा, ये कितना संभव है? ये कितना संभव तो हालांकि गुंजाइश इसकी कितनी है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूस एक इंटरनेशनल वॉरफेयर जरूर चला रहा है इजराइल के खिलाफ। साथ ही साथ अभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये भी कहा जा रहा है कि रूस सऊदी अरेबिया से भी बात कर सकता है कि हम यमन को क्रूज मिसाइलें देंगे, और यमन के हुती विद्रोहियों को अगर क्रूज मिसाइलें दे दी गई तो अभी जैसा कि आप देख लें ओमान की खाड़ी में, तो प्रेशर में आ जाएगा। ओमान की खाड़ी में आप देख लें यमन के हुती विद्रोही ऐसे ही इजराइल के लिए टेंशन बने हुए हैं, और अगर क्रूज मिसाइलें मिल गई तो घर बैठे बैठे। अच्छा, एक नजरिया ये देखिए, चाहे वो यूक्रेन वाला वॉर हो, चाहे अभी इजराइल और जो टेररिस्ट ग्रुप है इन सबों को लेकर, सीधा कहा जाए कि रूस और अमेरिका भी आमने सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई तो इनडायरेक्टली रूस और अमेरिका के बीच है। रूस और अमेरिका के बीच लड़ाई है। और खास करके अमेरिका की अगर आप बात करें तो वो तो बिल्कुल क्लियर, देखिए अगर आप यूक्रेन की बात करें तो उसे तो बिल्कुल क्लियर साथ दे रहा है नेटो देश का, लेकिन इसके लिए भी इसराइल के लिए वो लगातार कहता रहा है। रूस ईरान का इस्तेमाल कर रहा और वो यूक्रेन का, अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। और ये पूरे मिडिल ईस्ट में इस वजह से हालात खराब होते हैं। बिल्कुल, अमेरिका के चलते ही ईरान अभी तक डायरेक्ट इंटर नहीं कर पा रहा है, ईरान पर इजराइल पर हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही अब रूस और अमेरिका का आपने जो जिक्र किया, तो इनडायरेक्टली लड़ाई उन्हीं दोनों के बीच है। कॉन्फ्लिक्ट जो है मेन उन्हीं दोनों के बीच है, जिसकी शुरुआत हुई है यूक्रेन रशिया वॉर से, और रूस भी अब अलग मोर्चे पर आ गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगले 2-4 दिनों के भीतर, सप्ताह के भीतर क्या स्थिति होने वाली है लेबनान की? क्या और ज्यादा खराब हो जाएंगे या फिर जो गाजा पट्टी में हुआ वैसे खंडहर दिखाई देंगे, या युद्ध विराम की संभावना है? इजराइल ने एलानिया धमकी ही नहीं दी है, बल्कि इजराइल ने दिखा भी दिया है ऑन पेपर। लेकिन हिजबुल्लाह भी रुका नहीं। आप देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो है वो किए जा रहे हैं हमले, और नुकसान तो कहीं ना कहीं अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर वो अटैक नहीं करेगा तो और खत्म होगा। मतलब वही है कि हिजबुल्लाह भी रुक नहीं रहा, उसे भी ये नहीं है कि भाई हम आत्मसमर्पण कर दें या चलिए रुक जाते हैं, खत्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी वॉर की एक कंडीशन जब से ये पेजर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये अलग दिशा में जा रही है। लेकिन खुशबू आप देख लें, हिजबुल्लाह रुकेगा भी क्यों? रूस और ईरान की बैकिंग उसे प्राप्त है। मगर संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया, आने वाले समय में क्या हो सकता है, अभी आप देख लें हाल की जो डेवलपमेंट है, चाइना ने अपने नागरिकों से अपील की है कि तुरंत से तुरंत हर हाल में इजराइल छोड़कर निकल जाए।
निकले। तो आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है इजराइल में जरूर। रशिया और चाइना की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से दिख रही है, रशिया जिस तरह से इंटरनेशनल वॉरफेयर चला रहा है इजराइल के खिलाफ, और अब चीन ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं अपने स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि इजराइल पर अटैक गहराने के जी, इजराइल पर अटैक गहराने की लेकिन संभावना है। इजराइल इसके लिए देखिए रेडी होगा। आप 7 दिन का इमरजेंसी का ऐलान उसने खुद कर दिया, और आप इससे पहले भी देखिए जब इस कंडीशन में इजराइल आया उसने अपने आप को पहले रेडी किया हुआ है। वो उस स्थिति को पहले भांप लेता है कि भाई अगर हम ये कंडीशन उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं, और किस हद के हमले हो सकते अगर हैं। चाइना की इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे बड़ी भूमिका फिर अमेरिका की होती है। अमेरिका को फिर चारों तरफ जैसे अभी डिफेंस किया है, वरना इजराइल पर अगर इन देशों की तरफ से या किसी की तरफ से बड़ा अटैक किया जाता है तो वो जो बार बार हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की चिंगारी वो भड़क जाएगी, वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क जाएगी। प्लस दूसरी बात, हमारे देश भारत के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि रूस की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल वॉरफेयर चला रहा है इजराइल के खिलाफ, तो इंडिया के लिए डिसीजन मेकिंग काफी टफ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इंडिया लगातार कहता रहा है कि हम सबके साथ हैं और हम शांति चाहते हैं लगातार। दूसरी चीज ये कि चाइना अगर अपील कर रहा है अपने नागरिकों से वहां देश छोड़कर तुरंत ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा इंडिया के भी करीब 15 से 16,000 लेबर इजराइल में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो इंडिया का क्या रुख होगा? क्या इंडिया भी फॉरेन अपने लोगों से अपील करेगा? बिल्कुल, ये देखना बेहद ही सरकार का रुख काफी अहम होने वाला है यहाँ पर। ये तमाम बातें हैं, डेवलपमेंट आगे हमारी नजर रहने वाली है। जी तो बिल्कुल सही आपने कहा रोहन, धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और जाहिर सी बात है कि शुक्रिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में खुशबू अगर देखना ये होगा कि आने वाले 2-4 दिनों में अगर हालात गहराते हैं तो सिर्फ ये युद्ध ईरान और इजराइल या फिर जो प्रॉक्सी ग्रुप है जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूती के बीच में नहीं होगा, बल्कि जाहिर से बात है कि चाइना की एंट्री इसमें होना, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट पास करना, रशिया का इसमें कोल्ड वॉरफेयर की तरह इस्तेमाल होना और अमेरिका का ढाल बन के इजराइल के साथ खड़ा होना, ये साफ दिखाता है कि वहाँ पर बहुत डेमोग्राफिक चीज़ें बदलने वाली हैं और आने वाले वक्त में युद्ध विराम की तरफ कोशिश नहीं की गई तो ये बहुत बड़े धमाके की तरफ दुनिया के सामने बिल्कुल पिछले कुछ समय से जो स्थिति बन रही है वो काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इजराइल का क्या कदम होता है, और अगर इजराइल पर कुछ हमले होते हैं तो इजराइल अपने आप को कितना सेव कर पाता है। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।